तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था एक प्रीवियस ईयर सेट को, जो कि था किस डेट का था। तो अगर बात करें तो वो था 28 जनवरी का। तो आज जो डेट वो 28 का था और आज का जो पेपर है वो 27 जनवरी का है। और साल कौन सा चल रहा था तो 2019 का ही चल रहा था। कल हमने सेकंड शिफ्ट किया था, आज हम फर्स्ट शिफ्ट करेंगे, वो भी 27 जनवरी 2019 वाले सेट को करेंगे। और यहाँ से हम देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ हम आज भी सवालों को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी सवालों को हल कर पाएँ। तो ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ भी मैथ के कितने ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैथ के 18, 19 और 20 लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे, और पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन थे और इस बार भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं है मैथ के, लेकिन यहाँ पर फोकस आपको मैथ के साथ साथ आपको रीजनिंग में भी फोकस करना है। तो रीजनिंग में फोकस करेंगे और मैथ में भी फोकस करेंगे और टारगेट करिए यहाँ से। कल आपने देखा था कि पढ़ने वाला बच्चा जो होगा वो 19 के 19 क्वेश्चन कर सकता था, और आज का भी अगर आप सेट देखेंगे तो आज भी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कहाँ चला गया, ये रहा। तो चलिए देखिएगा, कह रहा है 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य हो, अगर उसको 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको पता है 3 अंकों की 13 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। 13 सती अगर 7 से गुणा कर दें तो 91 आता है। तो ये कितने अंक की है, 2। फिर 13 का अगर गुणा हम 8 से कर दे तो 13 8 104 होता है। तो यही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो किससे विभाजित है, 13 से विभाजित है। बस इसको आपको क्या करना है, 16 से भाग देके आपको चेक करना है कि इसमें शेष कितना बचेगा। 16 छक्का 96 होता है, 96 से ये हो गया तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा हमारे हिसाब से शेष। आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, 104 में से 16 से भाग दीजिए। 16 छक्का 96 कितना बचेगा, तब भी हमारे पास शेष 8 ही बचेगा। तो ये होता है क्या, शेष। तो शेष ही हमको बताना था, और शेष कितना बचेगा हमारे पास, तो शेष बचेगा हमारे पास 8। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान था और कितनी ही आसानी के साथ, सरलता के साथ इसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है 65 61 के वर्गमूल की गणना की जाती है, या संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल से विभाजित है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 65 और 61 तुम्हारे पास नंबर लिखा है 65 61। अब आपसे कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर देखेंगे 1 किस किस के में आता है, तो या तो 9 में आता है, या तो 1 के 9 का स्क्वायर करोगे तब भी 81 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो तब भी 1 आएगा। तो इकाई अंक 2 में से मिलता है हमको 1 1। लेकिन अब हमको चेक करना है कि इसको हम क्या लिखेंगे, मतलब किसके साथ में 1 होगा या 9 होगा। इधर से 2 अंक छोड़ेंगे, इसको देखेंगे ये किसके किसके वर्गमूल के बीच में है, तो 8 के वर्गमूल के बीच में है और 9 के वर्गमूल के बीच में है, वर्ग के बीच में है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है, 64। 9 का वर्ग करेंगे तो होता है 81। अब देखना है ये किसके करीब है, तो ये 65 जो है वो 64 के करीब है। 64 के करीब है, मतलब छोटे वाले नंबर के करीब है। तो इधर से तो पहले हम छोटा वाला ही लिखते हैं, 8 को लिख लेंगे, लेकिन इधर से हम बड़ा वाला लेंगे या छोटा वाला लेंगे। इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, तो इस चीज़ की जानकारी हमको यहाँ से मिलेगी। तो ये अगर इसके करीब हुआ तो बड़ा नंबर, अगर इसके करीब हुआ तो छोटा नंबर। तो 65 किसके करीब है, 64 के करीब है। 64 के करीब है तो मतलब हम छोटा नंबर लेंगे, 81। तो इसका वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा हमारे पास 81। अब कह रहा है स्वयं के वर्गमूल द्वारा अगर विभाजित की जाती है, तो 81 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और इसको 9 के द्वारा अगर विभाजित करेंगे तो परिणाम कितना आएगा हमारे पास दोस्तों, 9 परिणाम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखेंगे बहुत ही सरलता के साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और सरलता के साथ ही हम क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चन पे आप नजर बढ़ाना, नजर बना के चलना और क्वेश्चन को आगे बढ़ा के देखना क्या आपसे हो रहा है सवाल सेकंडों में। सवाल सेकंडों में आपको करना है, सीधी सी बात है, बस आपको समय नहीं लगाना है ऐसे सवालों में। अगर आपने समय लगा दिया
तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर सवाल है, जिसने पढ़ा है वो सीधा सीधा आंसर इसका 4 गुना दे देगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको फॉर्मूला ही नहीं पता है कि वृत्त का व्यास दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल, हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर व्यास दोगुना होगा तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। जब त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी तो पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा पाई 4r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको काट दो तो देखो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, 4 गुना। 2 गुना अगर व्यास किया जाता है, व्यास 2 गुना किया जाए या त्रिज्या 2 गुनी की जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, सीधा सीधा वो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाता है, तो 4 गुना सीधा सीधा क्षेत्रफल हमारे पास बढ़ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। एक बार देख लीजिए, और कितना आसान सवाल था, इसको भी आप समझ के चलिए। आसान सवाल था, अगर आपको नंबर पता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप देख के इसको लगा सकते हैं। तो आप कंसेप्ट पे काम करिए, कैलकुलेशन पे काम करिए, शॉर्ट ट्रिक अपने आप निकल के आ जाएगी कि शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएं वहाँ पर। आगे देखिए, ये रहा। ऐसा सवाल कल भी पेपर में मिला था, कल जो हमने सेट हल किया था उसमें भी मिला था और आज भी मिल रहा है। तो जिसमें कह रहा है कि एक बैंक खाते में कितना रुपया है, 86.54 रुपया है। शेष है कितना, 55.31 रुपया उसने जमा किया, 55.31 जमा किया, तो कितना बच गया उसके पास, यहाँ से देखना 5 8 दशमलव लगा लिया, 6 5 का 11, 8 5 13 1 14, इतना रुपया बच गया। फिर कह रहे हैं इतना रुपया तुम्हारे खाते में हो गया, जेब में। जेब मानो या खाता मानो, बात एक ही है, जो जेब का काम है वही खाते का काम है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना, 84.33 रुपया अगर निकाल लिया जाए तो 84.33 अगर रुपया यहाँ से निकालोगे तो बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 5 और 52। देखिएगा 2 ऑप्शन में है हमारे पास, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अब देखिएगा हमारे पास 52 वाले ऑप्शन कितने बचे, 52 के साथ में आना चाहिए, दशमलव के बाद में 7 आना चाहिए। तो जो कि हमारे पास आंसर कितना आया, 7 आया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 आया है। तो क्लियर है, बहुत ही आसान, केवल और केवल किस पे आधारित है, जोड़ घटाने पे आधारित है ये वीडियो। ये क्वेश्चन पूरा जोड़ घटाने पे आधारित था। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल देखिए, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करिए। तो देखिएगा, कल आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था और कंसेप्ट बहुत आसान था कि किसी भी संख्या को अगर 1001 से गुणा कर दिया जाए, जैसे नंबर A, B, C, अगर इसको 1001 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या क्या बन जाती है हमारे पास, A, B, C इंटू में ABC। तो कहने का मतलब संख्या फिर से वहीं रिपीट हो जाती है। इस बार क्या कह रहा है, गुणा किससे किया जाए, तो 3003, इसी का तो 3 गुना लिखा है, अगर इसमें हम 3 और ऐड कर दें, ठीक है। फिर कह रहा है इसके 7, 11, 13 का लघुत्तम कितना होता है, मतलब 7 × 11 × 13, तीनों अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम भी इनका गुणा होगा। गुणा से विभाजित किया जाए, समापवर्त द्वारा विभाजित किया जाए और फिर स्वयं इसके द्वारा विभाजित किया जाए, यानी स्वयं किसके द्वारा, इसके द्वारा विभाजित किया जाए। तो A, B, C से विभाजित किया जाए, तो कह रहा है परिणाम क्या आएगा, ABC से ABC कट जाएगा, इसका मतलब ही होता है 1001, तो बचा क्या हमारे पास 3। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला जो कि 3 है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर देखिएगा, बहुत ध्यान से सवाल को समझिएगा। कह रहा है 10x + 5 अनुपात लगा है 42x + 8, 5:8 के घनानुपात है, तो x³ का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 10x लिखा है प्लस का 5 लिखा है, क्लियर सी बात है, 42x प्लस का 8 और कह रहा है किसके, 5/8 के घनानुपात मतलब क्यूब के बराबर है। तो अब x का क्यूब आपको निकालना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये होता है 8 × 512, क्लियर सी बात है। 8 का क्यूब करें तो कितना आएगा 512, 5 का क्यूब करें तो 125, बस तिर्यक गुणा इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे तो ये 5120x बन जाएगा और प्लस कितना बन जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 × 9 5 1 6 5 25,
ये बन जाएगा। अब आ जाओ इधर, इधर गुणा करेंगे तो 125 का किसके साथ गुणा करना है, तो 125 का मेरे भाई 42 के साथ गुणा करना है। तो 42 के साथ गुणा करना है 125 का। तो अब देखिएगा, थोड़ी सी बात यहां पर समझिएगा, जब कभी भी हम किसी नंबर को 125 से अगर गुणा करें, गुणा कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, 125 से अगर गुणा करें तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 बटे में 8 लिख सकते हैं। क्लियर सी बात है, लिख सकते हैं मेरे भाई। और जब लिख सकते हैं तो हम सीधा सीधा 8 से भाग करेंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो अगर इसमें हम 8 से भाग करें तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40 आ जाएगा और बच गया 2, दशमलव लगा दिया, 8 दूनी 16 आ जाएगा और फिर 4 बन जाएंगे 40, 8 पंचे 40 और जीरो कितने देने थे, तो गुणा कितने से करना था, 1000 से, इनटू में ये x हमारे साथ पहले से ही था तो x लगा लिया, प्लस 8 का 125 से गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, x वालों को x वाले के साथ रखना है और बाकी को इसको इधर ले आओ, तो इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये 2560 बन गया हमारे पास और माइनस का वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा हमारे पास और बराबर में ये कितना बन जाएगा, 5250x माइनस का 5120x। अब यहां से इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, 3 आएगा और यहां पर कितना बचेगा, 1 आएगा, 130x बराबर में ये कितना आ जाएगा, तो 0 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 156। 0 से 0 कट गया, 13 से इसको काटेंगे तो 13 से इसको जब काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। निकालना क्या था, x का क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब अगर आप करते हैं तो कितना आता है, 1728 आता है हमारे पास। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, तो 1728 हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर सी बात है, आसान सवाल था, केवल इसमें आपको कंसेप्ट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे आपको काम करना था और कैलकुलेशन आपने जैसे ही किया पूरे सवाल का आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात करना है। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन, अगर आप यहाँ ds भी लगा लो, ds आप कैसे लगाएंगे, देखिएगा ds क्यों लगाएंगे, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 3 है, तो सभी ऑप्शन का आपके ds अलग है। ds मतलब डिजिटल सम, तो डिजिटल सम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का मतलब 7, 7 चौक 28, 28 का मतलब कितना हो गया, 8 2 10, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। अब नीचे 4 है, 4 को हमको 1 बनाना है तो 7 चौक 28, 7 से ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले को भूल जाओ, तो ds कितना आना चाहिए, 7 ही ds इसका आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 थर्ड में है 160 वाले में। तो आंसर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास 160। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था, केवल आपको कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते थे, कैलकुलेशन परसेंट हटा देंगे तो बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 40 गुणा में 40। अब देखिएगा 1 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 4 चौक 16, 160। तब भी आपका क्वेश्चन कोई कठिन नहीं बनेगा। तो कठिन क्वेश्चन वहां से भी नहीं बनेगा और कठिन क्वेश्चन यहां से भी नहीं बनेगा। तो आपको ये देखना है कि हम क्वेश्चन को आसान किस तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में आप इसको बढ़ा देते हैं। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अगर x रुपए CP था तो CP में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी CP कितना था, x रुपए, ठीक है। लाभ अगर 5 गुना होगा तो इसका 5 गुना 5x अगर इसका प्रॉफिट हो गया तो बेचा हमने कितने में था, 6x रुपए में बेचा था, तो ये हो गया हमारे पास SP। पहले SP कितना था, तो पहले इसका 3 गुना किया गया था SP का, तो पहले SP अगर 2x रहा होगा तभी देखिए इसका अगर 3 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो कह रहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए,
तो प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है, प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है। सीपी आपको दिया है, एसपी आपको दिया है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x रुपए कितने में, x में गुणे में 100, तो x कट गया, बचा कितना 100% हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था और बहुत ही आसानी के साथ इसको सभी लोग हल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको यहाँ ये वाला परसेंटेज नहीं निकालने लगना कि 5x यहाँ से हो गया परसेंट प्रॉफिट और इसके बाद x कर दो और गुणे में 100 कर दो, तो x 500 आ जाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको लगाना है कहाँ से, पहले वाले से। पूछा है आपसे पहले वाले का कि पहले उसको प्रॉफिट कितने का होता था, तो ये बताना है। क्लियर सी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, x 4200 रुपये में एक स्कूटर खरीदता, 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। अगर 6,000 रुपये उसने इसकी मरम्मत में खर्चा कर दिया तो उसको टोटल ये कितने का पड़ गया, तो टोटल पड़ गया 48,000 रुपये का। अगर 48,000 रुपये की चीज़ को 54,000 रुपये में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का, 6,000 रुपये का। गुणे में परसेंट निकालना है तो 100 कर देने का, 0 से 0 कट गया। अभी देखना, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे 100, 6 से काटेंगे 6 48, तो 8 से काटेंगे 12 8 96, 12.5% आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर सी बात है, 12.5% आपका आंसर बन जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल बिना एफर्ट किए हुए, बिल्कुल बिना मेहनत करे हुए आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपये में बेची जाती है तो छूट कितने की है। भैया 110 रुपये का है, 104.5 रुपये बेचा तो हम 5.5 रुपया कम कीन, और कितने में कम कीन, तो 110 कम कीन, गुणे में कही दो 100। अगर इस दशमलव को हटा दें तो 1 0 ये बढ़ गया, 0 से 0 कट गया, 11 से काटेंगे 11 25 55, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 5% हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका भी। देखना बहुत आसान से सवाल हैं, बस आप लोग केवल ये क्या कहते हैं ना, आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप बेसिक से भी पूरा पुलिस का पेपर हल कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा आगे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सवालों को हल करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, एक चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित एक राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 1600, 2 वर्षों में हो जाती है 1600 रुपये। और फिर कह रहा है 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 1680 रुपये। तो भैया मेरे भाई एक बात समझना, जैसे हम मान लेते हैं 100 रुपये 10% की ब्याज दर से हमको चक्रवृद्धि ब्याज लेना है, तो पहले साल कितना मिलेगा, 10 रुपये ब्याज, तो वो राशि बन जाएगी इतनी। फिर अगले साल इसी पर 10% लेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, हर साल ब्याज निकलता है और वही ब्याज मूलधन में जुड़कर अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं 2 साल में जब 3 साल वाली राशि में पहुंची तो मूलधन हमारे पास ये बन गया था, और अब उसके बाद 3 साल के बाद जब हम चौथे साल में अगर पहुंचेंगे तो चौथे साल के लिए मूलधन ये बनेगा। तो कुल मिला के जो 80 रुपया ब्याज मिला है वो किस पर मिला है, 1600 पर मिला है। तो बस यहीं तो निकालना है 1600 का ये 80 कितना परसेंट है, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 5, तो कितना आ गया हमारे पास 5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो 5% क्लियर आंसर होगा। आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था और आसानी के साथ ही इसको आप लगा सकते हैं। चलिए आगे वाले सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे पास अगला सवाल, 1 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समायोजित हो जाएगी, तो अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। 1 वर्ष में दर कितनी दी है आपको, तो दर दी है 4%, लेकिन कैसी, वार्षिक। 1 साल में अगर ब्याज मिले 4 रुपया मिली, अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, 2-2% की, 2-2% अर्धवार्षिक राशि हो जाएगी। तो 2-2% जब अर्धवार्षिक राशि हो जाएगी, अब यहाँ पर देखना, तो समय 1 साल में पहले टाइम कितना था, 1 साल, अब 1 साल में 2 छमाही होती हैं, तो अब टाइम को हम 2 से काउंट करेंगे। तो 2% को अगर देखिए इसको फ्रैक्शन से करना चाहो, 2% का मतलब ही क्या होता है, 1/50। तो पहले साल हमारे पास राशि हुई 50 से 51, 50 से 51, ठीक है। तो 50 से हो गया 2500 और ये कितना हो गया 51 का, तो 2601 ये हो गया। तो अब देखिए ये मूलधन होता है और ये मिश्र धन होता है। तो मूलधन 2500 बराबर किसके है, तो यहाँ पर देखना 2500 बराबर है 25,000 के, 1 2 3, तो अगर पूरा काट दें तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल 10। तो 1 बराबर 10 है, तो कहने का मतलब इसमें बस तुमको
10 का गुणा करना है, तो ये इसका कितना था 10 गुना था, तो इसका भी 10 गुना अगर हम 10 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 26010, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है 26010 आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम फटाफट से सवालों को करेंगे। अब यहाँ पर देखिए व्यवसाय यानी कि साझा, बट साझा का सवाल हर उसमें पूछा जा रहा है, हर सेट में पूछा गया पुलिस के, तो इस बार भी उम्मीद करके रखिए कि साझा का 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर साझा का क्वेश्चन क्या है। ए 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। ए ने लगा दिया 75,000 रुपये, फिर बी ने लगाए 37,500 रुपये, लेकिन ए शुरुआत से व्यापार कर रहा है 12 महीने के लिए क्या, और इनका व्यापार तुमको नहीं पता है तो मान लेते हैं X महीने के लिए इन्होंने व्यापार में लगाया पैसा, तो इनका दोनों का जो अनुपात होगा वही किस अनुपात के बराबर होगा, तो प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होगा। तो 75,000 गुणे में 12/37,500 इंटू में x, और लाभ का अनुपात कितना है 3/1। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर सी बात है। 75 से काटेंगे तो 25 तिया 75 होता है, ऊपर आ गया 30, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 इकन्नम 25, 25 पंचे 125, 15 से काट दिया 15 दूना 30, तो 12 दूना हो गया 24, 3 से और काट दीजिए 3 दूनी 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो x इधर चला जाएगा, तो x बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया 8 महीने। मेरे भाई एक बात बताइएगा, बी ने जब 8 महीने के लिए पैसा लगाया, ए ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया, तो इनसे कितने महीने बाद आया, तो आप बोल सकते हैं सीधा सीधा कि 4 महीने बाद आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। वो 4 महीने बाद इनसे आया है, तभी तो उसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, और ये शुरू से लगा के रखे हैं तो इन्होंने पैसा 12 महीने के लिए लगाया। क्लियर है। तो चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, और अगला सवाल ये रहा। एक छात्र के अंक 68 की बजाय, एक छात्र के अंक 68 की बजाय कितने लिख दिए उसने, 88 लिख दिए। तो कह रहा है कक्षा का औसत 0.5 बढ़ जाता है। तो 68 की बजाय अगर 88 लिख दिए गए तो कितने का गए पाया, 20 का गए पाया। अब वो 20 रुपए कितने कितने लोगों में बटे हैं कि 0.55 के रेशियो में बट जाएंगे। तो मान लेते हैं x लोग थे और प्रत्येक को अगर 0.5 रुपया मिला है, और वही रुपया किसके बराबर है, इस 20 के बराबर है, क्योंकि यहीं से तो 20 ज़्यादा हुआ था। तो अब यहाँ पर देखना x बराबर कितना हो जाएगा, 20/0.5। इसको हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे 5 चौके 20, आंसर कितना आ गया हमारे पास, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 40। क्लियर सी बात है। अगर आप इसको बेसिक से लगाने जाएंगे तो पूरा एक पेज का सवाल बनेगा, लेकिन आपको स्मार्ट दिमाग लगाना है कि जो 0.55 रुपया, जो 0.5 बटा है, वो जितने लोग थे सभी में बटा है, और वो रुपया कितना होना चाहिए, जितना उसने एक्स्ट्रा लिखा था वही तो रुपया है। 20 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिले थे, उसी के अनुसार 0.5 औसत का मतलब क्या हुआ, सबको बराबर बराबर बांट देना। तो 0.55 रुपया x लोगों में बटा है, और वो रुपया बराबर है 20 के। तो यहीं से हम निकालेंगे तो x यानी कि लोग कितने थे, तो लोग हो जाएंगे यहाँ पर 40। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा। चलिए भाई यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। तो ए बी और सी, अगर आपने रेशियो बनाना सीख लिया तो आपका काम हो जाएगा आसान। तो काम कहाँ से आसान होगा, अगर आपने रेशियो बनाना सीख लिया। तो C की तुलना में कितना है ये भाई, C की तुलना C अगर 1 था तो ये कितना है 3 है, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इनका 2 गुना है, ये इनका 3 गुना है। तो अब कह रहा है एक इसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, तो 30 दिन में कर लेता है। एक दिन में एक कार्य, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, तो 30 दिन में भाई कितना हो जाएगा, 30 ही कार्य तो करेगा। तो 6 3 9 9 1 10, दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 10 कार्य, और टोटल अगर कार्य 30 था तो करने में कितना समय लगेगा, तो 3 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल ये रहा हमारे सामने। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो डिस्टेंस बराबर आपको पता है क्या होता है, टाइम गुणे में चाल, चाल गुणे में समय 25 चौको 100, और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कह रहा है 1 घंटे 40 मिनट में अगर इसको तय करना है तो इसकी स्पीड
कितनी होनी चाहिए? तो 1 घंटा 40 मिनट को अगर घंटे में बनाओगे तो यहीं तो लिखोगे भाई 2 और 3, 3 एकम 3, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा 5/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 से इसको काटेंगे 200 और 3 चला गया ऊपर, तो कितना हो गया 600। तो आंसर कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? तो अगला सवाल ये रहा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो तुमको दिया है, लंबाई अनुपात में चौड़ाई कितनी दी है 6:5। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 675 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब क्षेत्रफल से इनसे, ये क्षेत्रफल ही तो लिखे हैं मेरे भाई, तो इनसे क्षेत्रफल कटना चाहिए अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं। तो अगर 80 से काटेंगे, देखिए 8 के पहाड़े में कहीं 5 नहीं आता है, क्लियर सी बात है। 84 से अगर काट के देखिए तो 84 से भी नहीं कटेगा, इससे अगर काट के देखेंगे तो इससे भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जिससे कटेगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, 9 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे, तो 6x मान लिया हमने, 5x ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 6750, ठीक है। 5 से अगर काट दें इसको, तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 17 हो गया, 5 3 15, 55 25 1350 हो गया, 5 3 8 1 9। अब सीधा सीधा हम इसको 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15। तो 15 आ जाएगा, तो इसकी चौड़ाई का क्षेत्रफल 15 छक्का 90, तो ये आ जाएगा 90। अगर इसमें 15 से गुणा कर लें और क्षेत्रफल हमारे पास कितना था, तो 6 7 5 0, 0 से 0 वैसे भी कटेगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 से इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा 9 63। इसको अगर काटें, 1 मिनट, आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो आयत की चौड़ाई हमारे पास कितनी निकली 15 25 75, सॉरी हाँ 15 25 75 आएगी, ये 90 नहीं आएगी, यहाँ पर कितना होगा 75 होगा। तो 15 25 75 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास इतना। अब यहाँ से काटेंगे तो 15 25 75, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 50, कितना बच गया 17 175, 25 7 175। 3 से अगर इसको काट दें तो 3 9 90, तो 1 अनुपात में कितना आ जाएगा हमारे पास 90। 1 अनुपात में 90 आ जाएगा। या तो आप यहाँ बेसिक से कर लीजिए, या आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है तो क्षेत्रफल का अनुपात मतलब इस अनुपात से ये क्षेत्रफल पूरी तरह से क्या होगा, कट जाना चाहिए। क्लियर सी बात है? चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। और अगला सवाल ये रहा, 11 के द्वारा विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है तुमने, 11 के द्वारा विभाज्य 1001, 11 से भी विभाज्य, 13 से भी विभाज्य 1001। अब दोनों के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 4 अंक की संख्या के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा 2, इसके अंकों का योग कितना आएगा 2। सबसे छोटी 4 अंक के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा। बस आज के सवाल यहीं पर ख़त्म होते हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में क्या, आपको स्पीड में कैसे करना है बस ये आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन कितने आसान आए थे पिछली बार अगर 2019 की बात करें। लेकिन भैया एक चीज़ समझना, 2019 था, ठीक है 2019 था, 19 से अब क्या चल रहा है तो 2024 चल रहा है। तो 2019 से 24 लगभग 5-4 साल पूरे हो गए और 5वां साल चल रहा है। तो गैप 4 साल का आ गया है। तो 4 साल में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और बच्चों ने भी पढ़ा है बहुत ज़्यादा अब इसके बाद। तो जब बच्चों ने पढ़ा है तो क्वेश्चन अगर आसान आएगा तो सब करेंगे तो मेरिट आपकी कहाँ से बनेगी, सब करने के उससे मेरिट बनेगी। अगर इसके अलावा बात करें, अगर पेपर आसान हुआ, पेपर इस लेवल का हुआ तो मान लेना मेरिट का बढ़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर पेपर 2024 के अनुसार थोड़ा सा कठिन बना तो मेरिट डाउन जाएगी। अगर पेपर टफ बना तो मेरिट डाउन, अगर आसान बना तो मेरिट
कठिन हो जाएगी, मेरिट मतलब बढ़ जाएगी। 2019 जैसा अगर अब पेपर दे दिया जाए तो मेरिट वैसे भी हाई ही जाएगी, मेरिट आसान नहीं जाएगी। 2019 मेरिट क्यों कम गई थी? बैक टू बैक 2018 भर्ती हुई थी, उसके बाद 19 आ गई थी। लेकिन इस बार भी वैकेंसी क्या है, 60,000 प्लस वैकेंसी हैं, 60,000 से ऊपर वैकेंसी हैं। तो मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी, लेकिन आप पेपर भी बहुत लेवल का नहीं रहेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो असर रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।